हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 5। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद वहां की पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से हो चुकी थी, ये हम लोगों ने देखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हुआ क्या था कि राजा अब भी था, है ना, राजा की बात अब भी चलती थी, वीटो पावर उसके पास था, लेकिन नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था और राजा के पावर को उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिमिटेड कर दिया गया था। संविधान के थ्रू, नए संविधान के थ्रू राजा का पावर अब लिमिटेड हो चुका था। तो अब आप ही लोग बताइए, क्या कोई राजा जो कि फुल पावर में था या कोई भी आदमी जो कि फुल पावर में था, वो क्या चाहेगा कि उसके पावर को लिमिटेड कर दिया जाए, जिसकी इतनी पीढ़ियां जो है वहां पे राज करती आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो संविधान को साइन तो जरूर कर दिया था, लेकिन किंग लुइस जो है वो गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से, है ना, वो कहां से, प्रूशिया प्रूशिया के राजा और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ गठबंधन करने में लगा हुआ था, और उन लोगों को आगाह कर रहा था कि देखो फ्रांस की हालत, अगर इस प्रकार की बात चलती आई तो तुम्हारे साथ भी यही होगा और तुम्हें भी गद्दी से उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि वो उसकी राजगद्दी चली जाए। तो वो लोग मिलके आपस में क्या कर रहे थे, अब प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से ये जो सिचुएशन बना है वहां पे, नेशनल असेंबली फ्रेम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इस सिचुएशन को किस तरह से खराब किया जाए, किस तरह से तोड़ा जाए और वापस मोनार्की को रिस्टोर किया जाए, वापस बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए, ये सब सोचा ही जा रहा था। लेकिन उनके चाल के बारे में नेशनल असेंबली को पता चल गया, और नेशनल असेंबली ने क्या किया यहाँ पे कि नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो जो लोग इस बात के लिए गठबंधन कर रहे थे कि फ्रांस की इस स्थिति को खराब करना है, फ्रांस की राजनीतिक स्थिति को तोड़ देना है, बल्कि यहां पे ही नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, एक वार का ऐलान कर दिया, एक युद्ध की घोषणा कर दी, और ये बिल्कुल पारित हो गया, ये पास हो गया सभी के सहमति से, है ना, कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं, ये यहाँ की राजनीतिक स्थिति को खराब करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्या करें, उससे पहले हम ही लोग उनकी स्थिति खराब कर दें। ठीक है, तो ये स्थिति हो रही थी। अब बस जब बात इसकी आ गई तो जो कॉमन लोग थे, सभी प्रोविंसेस से जो आम एकदम विलेज से उठे हुए जो रूरल लोग, जो काम करने वाले लोग, जो लेबरर्स थे, वो भी अपने आप को सिपाही के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें पहली बार आजादी मिली थी, पहली बार थोड़ी छूट मिली थी। तो उनको लग रहा था कि कहीं ये ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जो है यहाँ आने के बाद इस स्थिति को खराब ना कर दे, तो उससे पहले क्या कर लें, हम लोग युद्ध करेंगे, हम भी अपने देश की तरफ से लड़ेंगे, हम भी अपने आर्मी में योगदान देंगे। तो छोटे छोटे प्रांतों से भी लोग जो है वो अपने आप को आर्मी की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे। इसी क्रम में, है ना, क्या होता है कि ये एक युद्ध जो किया गया, ये युद्ध को मान लिया गया कि कॉमन पीपल और मोनार्की के बीच का युद्ध है ना। ये युद्ध किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, इस युद्ध को माना गया, लोग जो है अपने आप में इसको मान रहे थे कि अब जो हम लोग ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ जो युद्ध करेंगे, वो युद्ध जो है आम आदमी और मोनार्की के बीच का युद्ध होगा। नाउ दे संग सो मेनी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, बहुत सारे, जब वहां पे जा रहे थे इसी क्रम में बहुत सारे गाने जो है वो गाए गए, बहुत सारे तराने गाए गए, जो कि लोगों में, जो कि आर्मी में हमेशा एक जोश भर देता है। इसी में एक सॉन्ग था मार्शिले, है ना, मार्शिले जो है उसको गाया गया, और वही आज इस मार्शिले के बारे में बताने का उद्देश्य ये है कि यही मार्शिले आज नेशनल एंथम है फ्रांस का। ठीक है, तो इसे गाया गया था उसी वक्त जब ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ युद्ध हो रहा था, तब ये इस गाने का बहुत ज्यादा महत्व था। ओके, नाउ अब देखते हैं, युद्ध तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद की स्थिति देखते हैं कि क्या स्थिति बनी। नाउ wars brought losses and economic difficulties. Men were away fighting, men were away fighting and women had the responsibilities. तो युद्ध जब भी होता है तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, चाहे वो नुकसान जान का हो जाए, चाहे वो नुकसान सामान की हो जाए। तो नुकसान भी हो रहा था, और जो लोग थे, मेन थे, पुरुष, वो युद्ध करने में फ्रंट लाइन में व्यस्त थे वहां पे, और घर संभालने की जिम्मेदारी किस पर थी, घर संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं पर थी। तो कहीं ना कहीं
जो है एक स्थिति जो है फिर से थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति यहाँ पे हो चुकी थी। आप लोग बताइए, जो नेशनल असेंबली बना था, क्या उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि हाँ सभी को वोट देने का अधिकार है? सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। वहां पर भी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में बांट दिया गया था। जो अमीर लोग नहीं थे, जो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो वैसे लोग भी तो गुस्साए हुए थे। किस लिए गुस्साए हुए थे? कि ये जो संविधान बना है ये सिर्फ अमीरों के लिए बना हुआ है। उनके मन में ये बात उठी। तो अब जो है, चूंकि वहां पे फिर से स्थिति एक बार गड़बड़ हो रही थी, लोग उधर युद्ध करने चले गए थे, यहाँ पे महिलाओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। तो ये लोग फिर से ऐसा सोच रहे थे कि नहीं नहीं, इस स्थिति को सुधारना होगा। दिस रेवोल्यूशन हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये जो रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1789 में, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सोच लोगों के दिमाग में आ गई। और फिर वहां पे क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे क्लब्स बनते हैं, जहां पे महिलाएं भी जो है वो अपना क्लब्स बनाती हैं, है ना। क्लब मतलब एक संगठन हुआ जहां पे लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, समस्या के बारे में वहां पे चर्चाएं की जाती थी। तो ठीक इसी प्रकार से एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। उस जैकोबिन क्लब में, वो जैकोबिन क्लब स्पेशली किनका क्लब था? जो निचले समूह का, जिसमें सबसे निचला स्तर का व्यक्ति था, जो जूते बनाता था, पेस्ट्री बनाता था, है ना, सामान ढोता था, वैसे लोगों का ये क्लब था। और उस क्लब का नेता हुआ करता था रोबेस्पियर। ठीक है, ये क्लब काफी जो है पॉपुलर हुआ था उस वक्त। अब क्लब तो पॉपुलर हुआ, ठीक है, लेकिन ये बात जानने वाली है कि यहाँ पे हम लोग क्या जानते थे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उन्हीं की थी और उन लोगों को अभी तक भी विशेष कुछ अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, तो अब ये लोग गुस्साए हुए रहते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन्स क्लब एंड वुमेन्स क्लब। तो उस डमाडोल स्थिति से जो फिर से चल रहा था फ्रांस में, उसकी वजह से यहाँ वुमेन्स क्लब और जैकोबिन्स क्लब का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे, दे वर लेस प्रॉस्पेरस, रोबेस्पियर वर द लीडर, रोबेस्पियर वाज द लीडर। नाउ व्हाट वाज देयर व्यू? क्या व्यू था उनका? तो जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर हुआ करते थे, अब वो क्या करते थे? लॉन्ग स्ट्राइप्ड जो है, लंबे लंबे धारियां वाले कपड़े जो हैं वो फुल तक पहनते थे, है ना। जो ये क्या बताता, एक प्रकार से वो मोरली एक युद्ध था, है ना, साइकोलॉजिकल तौर पे एक युद्ध था। वो ये बताना चाहते थे अमीरों को, अमीर जो कि यहाँ तक पहनते थे, जो यहाँ तक कि घुटने तक के कपड़े पहनते थे, उनको ये बताया जा रहा था कि हम लोग जो है अब राज हमारा है ना। पहले कपड़े इस प्रकार से पहने जाते थे कि राज हमारा है। अब ये स्ट्राइप्ड कपड़े, डॉक वर्कर्स की तरह ये कपड़े पहन रहे थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि राज हमारा है, राज हम करेंगे। और अचानक से क्या होता है कि स्थिति धीरे धीरे खराब होती है उस युद्ध के लिए, उस युद्ध के चलते, और चीजों के दाम फिर से बढ़ने लगते हैं। और अचानक एक दिन ऐसा आता है, वो दिन कौन सा है, डेट याद रखेंगे, ऑन 10th अगस्त stormed the palace, massacred king's guard। और इस तरह के सिचुएशन के लिए भी ये जो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, खाने का सप्लाई जो है वो फिर से घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि सामान जो है खाने का वो कहाँ सप्लाई हो रहा था, वो युद्ध बैटलफील्ड में सप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे खाने की चीज जो है वो घट रहे थे। तो महिलाएं जो है वो अपने बच्चे को कैसे खिलाए, इस चिंता में पड़ी हुई थी। और जैकोबिन्स क्लब के लोग भी इस तरह की बातों को चर्चा कर रहे थे। और फाइनली क्या होता है, 10 अगस्त को उनका सब्र का बांध टूट जाता है और गुस्साए हुए भीड़ सीधे चले जाते हैं राजा के महल में। उनके जितने भी गार्ड्स थे उनको मार दिया जाता है और राजा को अगवा करके बंदी बना लिया जाता है। कुछ ही घंटों के लिए बंदी बनाया जाता है। लेकिन ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह नेशनल असेंबली तक पहुंचती है। और नेशनल असेंबली तुरंत क्या करते हैं, नेशनल असेंबली, नाउ लिसन, ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड मोनार्की। और नेशनल असेंबली इस बात को समझ जाता है कि अब फिर से जो है लोअर मिडिल क्लास में जो लोअर सेक्शन था वो काफी उग्र हो रहा है। फिर से यहाँ की राजनीतिक स्थिति खराब हो सकती है ना। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो रॉयल फैमिली, ये जो राजा का, इस राजा के लिए ही सारा सिचुएशन उत्पन्न हुआ है। अगर ये न गया होता वहां ऑस्ट्रिया प्रुशिया, ये अगर सही से काम कर रहा होता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है रॉयल फैमिली को। और 21 सितंबर 1792
10 अगस्त को ये घटना घटती है राजा को बंदी बनाने वाली। 21 सितंबर 1792 it was declared that yes it abolished monarchy and France becomes republic। यही हमारा टॉपिक था बच्चों। क्या था? फ्रांस abolishes monarchy and becomes republic। इसके पहले वाला टॉपिक क्या था? फ्रांस becomes constitutional monarchy। पहले था एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और अब हो गया क्या? अब फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। धीरे 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 बेहतरी की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक किसको कहा जाता है? रिपब्लिक उसको कहा जाता है जहां सभी जिम्मेदार नागरिक जो हैं, है ना, सभी को अगर वोट करने का अधिकार दिया गया है तो हम रिपब्लिक कहेंगे, अलोंग विद द पावर टू चूज इलेक्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जब हमारे पास, जब आम जनता के पास, कॉमन पीपल के पास ये अधिकार आ जाए कि वो सरकार का को इलेक्ट करे और साथ में ही जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसको भी इलेक्ट करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। और यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि men above 21 were allowed to vote। जितने भी लोग थे उन सभी को क्या कर दिया गया? वोट देने का अधिकार दिया गया। अब एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाली कोई बात जो है वो नहीं रह गई। ठीक है, अब आगे की स्थिति देखते हैं। नाउ ऑन 21 जनवरी लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड एंड मैरी आल्सो। तो चूंकि ये अब रिपब्लिक बन चुका था, तो अब इनका मामला, जिस राजा को अभी जेल हुआ था, उनका मामला कोर्ट में गया। जानते ही हैं कि फ्रांस में एक जुडिशियरी भी थी, और वहां पे उनको देशद्रोही पाया गया, है ना, देश के खिलाफ जो है उनको काम करते हुए पाया गया, और उनको सजा क्या मिलती है? उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। जैसे ही 21 जनवरी लुई 16 को फांसी की सजा दे दी जाती है, और उसके 2 ही 3 दिन बाद क्वीन मैरी, उनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अब जो है वहां पे राजा हट चुका था, तो फिर किसके हाथ में बागडोर आए? ये समझने वाला बात है। तो ये पूरी स्थिति जो है ये जैकोबिन्स क्लब के द्वारा हुई। पूरी स्थिति का जो फिर से एक नया स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो चुका था, ये किसकी बदौलत हुआ था? जैकोबिन्स क्लब के द्वारा। जैकोबिन्स क्लब ने अपना नेता चुन चुका था, और पूरा फ्रांस भी इसी तरह से अपना नेता चुन चुका था। वो कौन था? इट वाज रोबेस्पियर। ओके, एंड नाउ रोबेस्पियर रूल्ड ओनली बिटवीन 1793 टू 1794। 1 साल के लिए ही रोबेस्पियर जो है वहां पे राज किया, लेकिन उस 1 साल को आतंक का साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, आतंक का साम्राज्य। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? रेन ऑफ टेरर। ओके, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चन, दैट व्हिच एरा इज नोन एज रेन ऑफ टेरर। ओके, तो आपका आंसर होगा 1793 टू 1794। जब रोबेस्पियर राज करते थे वो समय जो है वो क्या होता था? उसको हम लोग आतंक का साम्राज्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, रोबेस्पियर जो है, रोबेस्पियर के मन में पहले से ही जो एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे, उनके लिए गुस्सा तो था ही। तब वहां पे जुडिशियरी में जिनका भी मामला चला जाता था, अगर नोबल्स या क्लर्जी का, और अगर वो दोषी पाए गए तो सीधा उनको क्या कर दिया जाता था? गुलेटिन कर दिया जाता था। यहाँ एक नया टर्म आ रहा है, गुलेटिन। तो ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चों, दैट व्हाट इज गुलेटिन। तो बुलेटिन एक प्रॉपर डिवाइस बनाया गया था, जिससे क्या कर दिया जाता था? लोगों को सजा दी जाती थी और सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। ये 2 पोल के बीच में एक आरी जैसा एक डिवाइस जो है वो बनाया गया था, जिसमें लोगों को बीच में खड़ा कर दिया जाता था और उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ओके, तो वाकई में ये भय का साम्राज्य हुआ ना। क्या हो रहा है कि जहां दोषी मिला, इफ फाउंड गिल्टी, है ना, उसमें से खास करके जो भी रोबेस्पियर के अगेंस्ट में जा रहे हैं, चाहे वो एक्स नोबल्स हो, चाहे वो क्लर्जी हो, अगर वो गिल्टी पाए गए तो उनको गुलेटिन कर दिया गया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब सिर्फ यही नहीं कि एक्स नोबल्स और क्लर्जी, बल्कि क्या, तो अपने लोग भी, मतलब जिसको भी रोबेस्पियर की स्थिति से, रोबेस्पियर के काम से जरा सा भी ऐतराज होता था, वो जरा सा भी आवाज उठाते थे, उसके खिलाफ जो है वो जुरिस्डिक्शन में, वहां पे जुडिशियरी में, वहां पे अभियान चलने लगता था, अभियोग चलने लगता था, और अगर वो गिल्टी पाए गए तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अब लोगों के मन में ऐसा था कि क्या पता कब मेरा ही सर धड़ से अलग हो जाए,
तो उनके अपने लोग भी अब डरने लगे थे, ठीक है। लेकिन रोबेस्पियर ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। उस एक साल के बीच में क्या क्या काम किए थे, कुछ नियम इंट्रोड्यूस किए। क्या कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस वर एस्टैब्लिश्ड, मतलब कि दाम में भी एक अधिकतम सीमा तय कर दी गई और तनख्वाह में भी अधिकतम सीमा तय कर दी गई कि दाम भी यहां से इतना से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेबर की तनख्वाह में भी यहां से इतना से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक कह सकते हैं कि अच्छी पहल थी। नो मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड, अब राशन की दुकानों में ही मीट और ब्रेड मिलने लगे थे, ठीक है। फोर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रेन्स टू सिटीज एंड सोल्ड इट एट फिक्स्ड प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट, पीजेंट्स को फोर्स किया जाने लगा कि आप अपने ग्रेन्स को क्या कीजिए, शहर में बेचिए और आपको बेचना पड़ेगा किस दाम में, किस मूल्य में, जो सरकार निर्धारित करेगी उसी मूल्य पर आपको बेचना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा कठोरता जो है उन्होंने दिखाया है ना। इक्वालिटी प्रैक्टिस, अब जो है ये बहुत बड़ी बात थी कि रोबेस्पियर आने के बाद क्या हुआ कि ये जो पहले नोबल्स को, क्लर्जी को, यस सर, जी मैडम, ये सब बात सब हट चुके थे। नाउ इक्वालिटी वाज प्रैक्टिस्ड, इक्वालिटी प्रैक्टिस किया जा रहा था। किस प्रकार से? दैट एवरीवन वाज ट्रीटेड एज द सिटोयन ऑफ फ्रांस, सिटोयन मतलब नागरिक, है ना। तो सभी कोई आम नागरिक था, ना कोई नोबल था, ना कोई सर था, ना कोई मैडम थे, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रोबेस्पियर ने अच्छा काम किया था, कुछ अच्छे लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उनके ये जो बहुत ही क्रूर हो चुके थे वो, कि जरा सी भी अगर गलती हुई, गलती अगर साबित हो गई कोर्ट में, तो सीधा उनका सर धड़ से अलग कर देना, ये चीज जो है अब उनके अपने लोगों की ही खटकने लगी थी कि क्या पता कब हम ही लोग जो है इनके काम का विरोध करें और हम ही लोगों को ये मार दे। तो फिर से जो आम जनता है वो चले जाते हैं कोर्ट में रोबेस्पियर के खिलाफ, और रोबेस्पियर को भी वहां पे दोषी माना जाता है। और जुलाई 1794 एक साल 1794 में रोबेस्पियर को खुद ही वहां की कोर्ट जो है वो दोषी साबित करती है, और चूंकि वही नियम बना चुके थे कि जो भी दोषी साबित होगा उसको गुलेटिन कर दिया जाएगा, रोबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया जाता है। अब क्या हुआ कि जो लोअर मिडिल क्लास था, जिनके हाथों में एक बार सत्ता गई थी, फिर से सत्ता निकल गई, है ना। तो अब जो है एक नया स्थिति वहां पे फिर से उत्पन्न हो जाता है। उस यहां पे देखेंगे हम लोग टाइटल को, क्या? ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो ये कब हुआ? जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो गिर गया, मतलब रोबेस्पियर जो है उनको मार दिया गया, उनको सजा मिली, वो हट गए। अब जो है फिर से वहां पे कोई नहीं था राज करने के लिए। नाउ द सिचुएशन वाज डिफरेंट। वेल्थियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर। अब जो फिर से जो अमीर मिडिल क्लास थे उन लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले किसके हाथ में था? लोअर मिडिल क्लास के हाथ में। तो अब वो लोग सत्ता को अपने हाथ में ले लिए। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बना दिया गया, ठीक है। और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से क्या कह रहा है? डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सोसाइटी। देख रहे हैं कितनी बड़ी बदलाव हो रही है। जैसे ही वो गया तो फिर से एक नया संविधान जो है वो लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, जिन जो अमीर नहीं है उनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा। नाउ 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर देयर, 2 विधान परिषद का चुनाव होता है। उस विधान परिषद की मदद से जो है क्या अपॉइंट किया जाता है? 5 डायरेक्टरीज अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो एक डायरेक्टरी अपॉइंट की जाती है, एक डायरेक्टरी अपॉइंट की जाती है जिसमें कितने? 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से अब सरकार चलाने की बात होती है। ऐसा क्यों? 5 क्यों? तो आप देख सकते हैं वहां पे अब 5 सोसाइटी थे, क्लर्जी था, नोबल्स था, और मिडिल क्लास में 3, है ना। अपर मिडिल क्लास और जो मध्यस्थ वाले लोग थे और लोअर मिडिल क्लास, सारे सेक्शन से जो है एक एक एग्जीक्यूटिव को लिया गया था वहां पे सरकार चलाने के लिए। लेकिन क्या लग रहा है कि जब इस प्रकार से सरकार होगा तो क्या वो लोग सही चल पाएगा? तो अब ये जो है यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टरी है, वो किसके साथ लड़ जाती थी? हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ ही आपत्तिजनक, मतलब आपत्ति के रूप में उन लोगों की बातें जो हैं वो क्लैश कर जाते थे। ये कभी कुछ कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ और कह रहा है। तो इस प्रकार से ये भिड़ंत कॉमन हो गया। और जब ये सिचुएशन आ गया तो अब क्या हो रहा है कि वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। ना कोई राजा रहा,
ना कोई एक आदमी रहा जो वहां पे रूल कर रहा है। रोबेस्पियर जाने के बाद तो यही चीज का निर्णय लिया गया कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं देना है, ठीक है। मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को लगने लगा कि अब ये मौका है, सही मौका है कि पावर हम अपने हाथ में ले लें। वो पावर अपने हाथ में लेने के लिए वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण होता है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि वहां पे डायरेक्टरी बनाई जाती है जिसमें 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। लेकिन आपसी मतभेद के कारण एक भी काम सही से नहीं हो पाता है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वहां पे एक नए सिचुएशन को जन्म देती है। दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी paved the way for rise of military। जब कभी भी कहीं पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो एक नए युग का आरंभ होता है ना। महाभारत में भी देखे होंगे, हस्तिनापुर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी और युद्ध हुआ और नए युग का आरंभ हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और एक नए युग का आरंभ होता है। किसके साथ? विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, ऑल दो सारे चीज हो रहे थे, लेकिन 3-4 चीज जो है कॉमन था वो अब भी प्रैक्टिस किया जा रहा था। व्हाट वाज दैट? दैट वाज द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, मींस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था, लिबर्टी को, इक्वालिटी फॉर लॉ एंड फ्रैटर्निटी को। तो ये सारी चीज को देख रहे हैं, और ये जो नया युग का शुरुआत हुआ है यहाँ पे नेपोलियन का, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, जहां कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।